अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 14। माहौल की उदासी कुछ कम हुई तो खान साहब ने शिकवा ही कर डाला। तो अब्दुल्ला मियाँ, तुम अब्दुल्ला नहीं साहिर हो। लेकिन मियाँ, तुमने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। आज जबलपुर वाले इस ज्यादती का कर्ज कैसे उतारेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब भी अब्दुल्ला ही हूं। हाँ, इससे पहले साहिर था, लेकिन आपसे मेरा तारुफ अब्दुल्ला ही की हैसियत से हुआ था। बराहे करम साहिर के तारुफ की दीवार को मेरे रिश्ते में हायल ना कीजिए। और आपने हमेशा मुझसे बेहद मेहरबानी का सलूक रवा रखा है, इसके लिए मैं आपका बेहद एहसानमंद रहूंगा। खान साहब अभी तक हैरत के आलम से बाहर नहीं निकल पाए थे। मुझे अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा कि कोई अपना महल और शहजादों जैसी जिंदगी छोड़कर सिर्फ एक खोज के लिए यूं कुटिया की जिंदगी इख्तियार कर सकता है, और वो भी इस दौर में जब ज़ाहिरी शान शौकत और बेइंतहा दौलत ही लोगों की जिंदगी का मकसद और मेयार बन चुकी हो। ये मुआवजा नहीं तो और क्या है। इतने में अंदर जनान खाने से मामा के लिए बड़ी मालकन का पैगाम आ गया कि वो खाने में उनकी पसंद पूछ रही हैं और उनकी ख्वाहिश है कि रात के खाने की तैयारी तक वो अंदर जनान खाने में रहें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं जानता था कि मामा का दिल मेरे पास से उठकर जाने को नहीं चाह रहा होगा, लेकिन वो दुनिया के भरम और तकाजे निभाना भी खूब जानती थीं, लिहाजा फौरन उठकर अंदर चली गईं। पापा मेरा हाथ पकड़े वहीं सोफे पर बैठे खान साहब के साथ गप्पे हाँकते रहे, मगर खान साहब की नजर बार बार फिसल कर मुझ पर पड़ती रही। कभी कभी इंसान का रुतबा और दुनियावी मुकाम भी उसे एक अजूबा ही बना देता है। शायद इस वक्त मेरी हैसियत भी वही थी। मुझे ऊपर दरगाह में पड़े असगर साहब की फिक्र भी सता रही थी, लेकिन खान साहब ने यह बताकर मेरी तसल्ली कर दी कि उन्होंने करमदीन और जमाले दोनों ही को असगर साहब की तीमारदारी के लिए ऊपर भिजवा दिया है और मेरी दरगाह वापसी तक वो लोग वहीं रहेंगे। रात का खाना भी मामा ने अंदर जनान खाने में ही खाया। पापा ने खाने के बाद खान साहब से वापसी की इजाजत चाही कि वो मुझे 2-4 दिन के लिए अपने साथ घर लेकर जाना चाहते हैं, तो खान साहब बाकायदा नाराज हो गए कि यूं रात गए क्या वो अपने मेहमानों को जाने देंगे। मैंने भी पापा को असगर साहब की बीमारी और अपनी मजबूरी के बारे में बताया कि सुल्तान बाबा ने खसूसी तौर पर मुझे यहाँ भेजा है, लिहाजा उनको बताए बिना यूं दरगाह को छोड़ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ खान साहब भी बज़िद थे कि बरसों बाद उन्हें भी अपनी मिजाज का आशना मिला है, लिहाजा शतरंज की चंद बाजियां खेले बिना अगर उन्होंने पापा को वापस जाने दिया तो ये गुनाह अजीम होगा। आखिरकार घंटों की बहस और मुबाहसे के बाद ये तय पाया कि जो 2-4 दिन मामा और पापा मेरे साथ घर में गुजारना चाहते थे, अब यहीं खान साहब की हवेली में ही गुजारेंगे। मुझे अलबत्ता इतनी छूट दे दी गई कि मैं रोजाना सुबह और शाम दरगाह का चक्कर लगा आया करूं। हमारे रहने के लिए 2 कमरे पहले ही खुलवा दिए गए थे, मगर वो सारी रात मामा और पापा ने मेरे कमरे में ही गुजारी। मुझसे मिलने के बाद मामा वाकई बहुत खुश नजर आ रही थीं और उनकी बीमारी भी कहीं उड़न छू हो गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा हवेली के बाएं बाग की तरफ खुलता था और पापा ने भी वहीं कमरे में रात गुजारने का फैसला किया था, क्योंकि बाहर हाल खुद उन्हें हवेली के पर्दे का ख्याल रखना था। हालांकि खान साहब ने उनका और मामा का कमरा अंदर जनान खाने में ही लगवाया था। मामा तो अगले ही दिन बड़ी मालकन के किस्से यूं सुनाने लग गई थीं जैसे वो उनकी कोई बरसों पुरानी सहेली हो। उन्हें लारैब ने बहुत मुतासिर किया था और इस लड़की की जिंदा दिली ने तो जैसे उनका दिल ही जीत लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मामा और पापा ने हवेली आकर मेरा साहिर होने का राज खोला था, तब से मुझे बड़ी मालकन के सामने जाने का सोचकर ही एक अजीब सी झिझक घेर लेती थी। लेकिन मैं ज्यादा देर तक उनका सामना करने से बच नहीं पाया।
اگلی شام جب میں اصغر صاحب کو دوا پلا کر درگاہ سے واپس حویلی لوٹا تو کرم دین نے بتایا کہ خان صاحب پاپا کو اپنی زمینیں دکھانے کے لیے اپنے علاقے کی جانب نکل چکے ہیں، اور میرے لیے ماما کا یہ پیغام ہے کہ وہ چائے پر باغ میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے اپنے جھجکتے قدم حویلی کے باغ کی جانب بڑھا دیے۔ باغ میں ایک جانب حویلی کے نوکر مالٹے کے درختوں کے نیچے چائے کے لوازمات وغیرہ بڑی سی ٹرے پر سجانے میں مصروف تھے، لیکن ماما مجھے کہیں آس پاس دکھائی نہیں دی۔ میں پلٹا ہی تھا کہ میں نے اپنے بالکل سامنے لاریب کو کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ایک ٹرے تھی۔ میں نے سلام کر کے جلدی سے وہاں سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن وہ تو جیسے میری ہی انتظار میں تھی۔ اس کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ سنیں، میں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دراصل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیسی معذرت کروں۔ معذرت کیسی؟ آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس کے لیے آپ معذرت خواہ ہوں۔ اس نے غور سے میری جانب دیکھا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ اس رات جمالے نے دروازے پر آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ… میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جمالے نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ دربان کا کام اجنبیوں کو روکنا ہی ہوتا ہے، اور پھر اتنی رات گئے اگر جمالے کی جگہ میں بھی ہوتا تو وہی کرتا جو اس نے کیا۔ آپ دل پر بوجھ نہ لیں۔ وہ جلدی سے بولی جیسے اسے میرے آگے بڑھ جانے کا خدشہ ہو۔ بوجھ تو میرے دل پر اور بھی بہت سے ہیں، خود میرا رویہ بھی آپ سے کچھ نامناسب ہی رہا ہے۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال ہیں، لیکن فی الحال میں خود انہیں ترتیب نہیں دے پا رہی۔ میں بہت الجھن میں ہوں۔ آپ یہ سب کیسے؟ واقعی شاید اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کہاں سے شروع کریں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ لوگ آپ سے تم تک آتے ہیں۔ میرے معاملے میں وہ تم سے آپ تک آئی تھی۔ کیا ہم انسانوں کے یہ سبھی اداب و القاب صرف ہماری دنیاوی حیثیت اور رتبے کا بدلہ ہوتے ہیں؟ کیا میں عبداللہ کی حیثیت میں آپ کہلائے جانے کا حقدار نہیں تھا؟ بہرحال میں نے اس شیشے جیسی نازک لڑکی سے یہ سوالات کر کے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی اثناء میں اندر سے ماما اور بڑی مالکن بھی نکل آئیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو بڑی مالکن نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دی، جیتے رہو۔ پھر نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ تمہاری امی نے بتایا ہے کہ تم کتنے اچھے بیٹے ہو۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی بار بار سامنے آ رہی ہے۔ مجھے اب درگاہ کے مجاور کے طور پر نہیں بلکہ ملک ایک مشہور صنعت کار کے بیٹے کے طور پر برتا جا رہا تھا۔ جانے اس لمحے مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے آنے والے دن اور درگاہ کی وہ سادہ سی زندگی بہت زیادہ تکلفات میں گرنے والی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چائے ختم کی اور وہاں سے اٹھنے کی ٹھانی تو بڑی مالکن جو لاریب کے ساتھ ہی بیٹھی ماما سے باتیں کر رہی تھیں، انہوں نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور اندر سے ایک نیا سویٹر منگوا کر میرے حوالے کیا۔ انکار مت کرنا، اس میں میری خوشی چھپی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ماما شاید میری اندرونی جھجک کو جان گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے مجھے اندر کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے 2 دن میں نے حد الامکان کوشش کی کہ دوبارہ میرا سامنا بڑی مالکن یا لاریب سے نہ ہونے پائے۔ شاید میں ان دونوں کی آنکھوں میں مچلتے سوالات کی جلغار سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسے ہی سوالات کا سامنا مجھے خان صاحب کی نظروں سے بھی تھا۔ بہرحال وہ ایک وزادار شخص تھے اور میری ہچکچاہٹ کی وجہ سے جان چکے تھے کہ میں اس موضوع سے کتراتا ہوں، لہٰذا انہوں نے دوبارہ مجھے کسی امتحان میں ڈالنے سے گریز ہی کیا۔ چوتھے دن پاپا نے خان صاحب سے اجازت چاہی تو بات پھر گلے شکووں سے ہوتی ہوئی مزید 3 دن رکنے تک چلی گئی، اور یوں 7ویں دن بمشکل ماما پاپا کو خان صاحب اور بڑی مالکن سے واپسی کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ اب وہ لوگ یہاں آتے جاتے رہیں گے۔ میں نے پہلے ہی ماما پاپا سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ لوگ وقت رخصت اپنی آنکھیں نہیں بھگوئیں گے اور خوشی خوشی الوداع کہہ کر جائیں گے۔
लेकिन ये कमबख्त अलविदा हमेशा ही से खुद मेरा अपना अंदर काट कर रख देता था। सो इस मर्तबा अगर मामा और पापा ने खुद पर काबू पाए रखा तो खुद मेरी आंखें मामा से गले मिलते ही नम हो गईं। बस फिर क्या था, मामा तो पहले ही तैयार बैठी थीं और माँ की आंख का सावन तो सदा ही जारी रहता है। मामा को संभालते संभालते पापा भी नडाल से हो गए और फिर बड़ी मालकन, लारैब और आखिर में खान साहब भी अपनी आंखें पोंछते नजर आए। हम सब इस वक्त हवेली के बैरूनी मेहमान खाने वाले हिस्से में जमा थे, जहां पापा का ड्राइवर पहले ही से हमारा इंतजार कर रहा था। मामा ने हस्बे मामूल जुदा होते वक्त तब तक अपनी नसीहतों का सिलसिला जारी रखा जब तक पापा ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा नहीं कर दिया। गाड़ी चलने के दौरान भी मामा की सदाबहार हदायत का प्रोग्राम जारी रहा और मैं तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कि उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव की वाहिद कच्ची सड़क पर ओझल नहीं हो गई। मैंने पलटकर खान साहब से भी इजाजत चाही। पिछले 6 दिन से मैं मामा पापा की वजह से अपने फराइज पर मुकम्मल ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए जल्द अज जल्द दरगाह पहुंचकर अपने मामूलात की तरफ ध्यान देना चाहता था। खान साहब ने रात के खाने तक रुकने का कहा, लेकिन मैंने तरीके से माजरत कर ली। बड़ी मालकन और लारैब भी उनके पीछे ही खड़ी मुझे तक रही थीं। मेरी माजरत पर बड़ी मालकन ने शर्त लगा दी, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस शर्त पर रुख्सत मिलेगी कि अब गाहे बगाहे यहां आते रहोगे। ये तुम्हारा भी घर है, खबरदार जो कोई गैरियत बरती। मैंने मुस्कुराकर उन्हें यकीन दिलाया कि मैं यहाँ आपकी हवेली से अपनेपन की ऐसी सौगात लेकर जा रहा हूँ जो गैरियत की ऐसी किसी दीवार को कभी हमारे रिश्तों के दरमियान हायल नहीं होने देगी। लारैब जो उनके साथ खड़ी गौर से मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में शरारत की एक चमक सी लहराई और वो बेख्तियार बोल पड़ी। इंसान के पास लफ्जों का इतना खूबसूरत जखीरा हो तो उसे इस्तेमाल करने में इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लारैब की बात सुनकर हम सभी हंस पड़े और मैंने ड्यूटी से बाहर कदम रखते वक्त उन दिलरुबा चेहरों की तरफ देखकर हाथ हिलाया और बाहर खड़े बशीरे के तांगे की जानिब बढ़ गया। जब मैं दरगाह पहुंचा तो मगरिब का वक्त हो ही चला था। असगर साहब का कहीं अता पता नहीं था। मैं परेशान हो गया कि अभी खुदा खुदा करके तो उनकी तबीयत जरा संभली थी, फिर अचानक कहाँ निकल गए। मैं इसी शशोपन में मुब्तला था कि अचानक दरगाह की बैरूनी दीवार की परली जानिब किसी 2 अशखास की सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मैं चौंका कि सवाल के वक्त यहाँ कौन हो सकता है। मैंने दीवार के ऊपर से झांका और असगर साहब के साथ सरगोशियां करते किसी दूसरे शख्स को देखकर मेरे जहन में बैक वक्त कई जमाके होने लगे। ये वही शख्स था जो प्लेटफॉर्म पर मुझे दिखाई देने के बाद एकदम गायब हो गया था। वो शख्स पहले मुझे ट्रेन की बर्थ पर और फिर प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया था। मुझे उसकी वो रुख को चीर देने वाली 2 छोटी छोटी जुगनों की तरह चमकती हुई आंखें कैसे भूल सकती थीं। और फिर वो इसका अजीब सा बेचैन, मुतहर्रिक और हर लम्हा किसी कर्ब जैसी कैफियत में रहने वाला मखनसी सा और गर्जा सा वजूद। लेकिन वो शख्स इस वक्त यहाँ दरगाह के बाहर क्या कर रहा था? क्या वो असगर साहब से मिलने के लिए जब्बलपुर आ रहा था? लेकिन अगर उसे असगर साहब से मिलना भी था तो वो दरगाह के बाहर यूं चोरों की तरह क्यों उनसे मिल रहा था? कुछ ही देर में असगर साहब बात खत्म करके जब वापस अंदर आए तब भी मैं वहीं दरगाह के सहन में ही खड़ा था। वो मुझे वहां खड़ा देखकर कुछ ठिठक से गए। उनका मुलाकाती अंधेरे में कहीं तहलील हो चुका था। वो सर झटक कर आगे बढ़े। अरे अब्दुल्ला मियां, तुम कब वापस आए? तुम्हारे अम्मी अब्बू वापस चले गए हैं? जी, वो आज वापस लौट गए हैं। लेकिन आप बिस्तर से क्यों उठाए? और ये कौन शख्स था जिससे आप वहां अंधेरे में खड़े बातें कर रहे थे? मेरा सवाल सुनकर जाने मुझे क्यों लगा कि जैसे कुछ घबरा से गए हैं। हाँ, वो कोई नहीं, बस यूं कोई साइल था, किसी मन्नत की तफसीलात पूछने आया था। फिर जैसे वो अचानक ही चौंक से गए। तो क्या तुम्हें वो नजर आया था?
मेरा मतलब है कि बाहर तो बहुत अंधेरा था। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शाम का झटपटा ही छाया था और ऐसा अंधेरा भी नहीं था कि चेहरे को पहचाना न जा सके। हाँ, मैंने उसे इससे पहले भी देखा था, जब मैं जबलपुर आ रहा था तब, पहले ट्रेन में और फिर प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिर न जाने ये शख्स कहाँ गायब हो गया था। उस दिन के बाद आज दिखाई दिया है। असगर साहब मेरी बात सुनकर न जाने परेशान से क्यों हो गए। ओह, इसका मतलब है तुमने इसे पहले भी देखा है। लेकिन अच्छा, चलो खैर, होगा कोई। तुम अपनी सुनाओ, माँ बाप से मिलकर अच्छा तो लगा होगा। मैं समझ गया कि वो बात टालना चाहते हैं। मैंने भी इसरार नहीं किया और उन्हें हवेली में पेश आने वाले वाकयात बताता रहा। लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में उनकी मुलाकाती का चेहरा जैसे चिपक कर ही रह गया था। असगर साहब की शख्सियत रोज बरोज पुरस्रार तर होती चली गई। वो सारी रात मैंने करवटें बदलते ही गुजारी, इसलिए सुबह ही से मेरा सर कुछ भारी सा था। अगले दिन जुमेरात थी और हस्बे मामूल हर जुमेरात की तरह जियारत पर सुबह ही से ज़ायरीन की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कभी कभी मेरे मन में ये सवाल भी उठता था कि जुमेरात के दिन में या शाम में ऐसी क्या खासियत है कि इन दरगाहों पर खास इसी दिन लोगों का तांता बंधा रहता है। मजहबी हवाले से तो जुमे का दिन अहम होता है, लेकिन बाज़ जगहों के अलावा जुमे के दिन इन दूर दराज की ज़ियारतों और दरगाहों पर सन्नाटा ही छाया रहता है। तो क्या ये रवायत मजहब से कुछ सिवा तो नहीं? शाम तक तमाम मामूलात निभाते मैं थकन से चूर हो चुका था और फिर रात में सर में धमाके करता हुआ वो अजीब सा दर्द। नतीजतन मगरिब का वक्त होते होते मेरा जिस्म बुखार में फूंक रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे रगो पांव में सरायत करती जा रही थी। वही एक अजीब सा एहसास जैसे कुछ होने वाला हो। मगरिब से जरा पहले बशीरा करमदीन के साथ हवेली से जुमेरात की शाम के मखसूस न्याज की देगें लेकर ऊपर दरगाह पहुंचा और मुख्तलिफ ज़ायरीन और साइलों को खाना खिलाने के दौरान उसका हाथ जब इत्तफाकन मेरे हाथ से छू गया तो वो उछल ही पड़ा। ओ जी, ये क्या, आपको तो शदीद तब चढ़ाया है अब्दुल्ला भाऊ, और आप फिर भी काम कर रहे हैं। और फिर मेरे लाख मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती मुझे दरगाह की बैरूनी दीवार के साथ बिछी दरियों के करीब बिठाकर झटपट करमदीन के साथ खाना बांट कर नीचे गांव से दवा लेने चला गया। मैंने उसे सख्ती से ताकीद की कि वो इस बात का हवेली वालों से जिक्र ना करे। असगर साहब हस्मे मामूल पूरा दिन कहीं गायब रहे। मैंने महसूस किया था कि वो जुमेरात के रोज खास तौर पर कहीं टल जाते हैं और दरगाह पर आया हुआ न्याज का खाना या गोश्त तो खास तौर पर चखते तक नहीं। उस रोज भी वो आखिरी साइल के जाने के बाद ही दरगाह वापस आए, लेकिन मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गए और फौरन ही उन्होंने ठंडे पानी में भीगी पट्टियां बनाकर मेरे माथे पर रखना शुरू कर दी। कुछ देर में मैं खासा बेहतर महसूस करने लगा। वो साथ साथ मुझसे बातें भी करते रहे। मैं आज नीचे बाजार गया तो तुम्हारे घर वालों के बारे में पता चला। भाई, तुम्हारे वालिद तो बहुत बड़े सनतकार हैं। सच पूछो तो मैं अब तक शदीद हैरत के झटके में हूं कि इतनी बड़े घराने का लड़का, और वो भी इस उम्र में, इस राह पर चल निकला है, और वो भी यूं बेसरो सामान। ये कैसा जुनून है, ये कैसी तलाश है, मैं अब तक समझ नहीं पाया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल पड़ा, आप भी तो किसी ऐसे ही जुनून के असर में यहां तक पहुंचे हैं। हो सकता है कि हमारी कहानी मुख्तलिफ हो, लेकिन हमारे हालात मुख्तलिफ नहीं हो सकते। उन्होंने जल्दी से मुझे टोका, खुदा न करे अब्दुल्ला मियां कि हमारे हालात कभी एक जैसे हों। खुदा तुम्हें ऐसी हर आजमाइश से बचाए जिससे गुजर कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। अंगारों भरी वो राह खुदा किसी दुश्मन के हिस्से में ना बिछाए। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा, लेकिन उनको टोकना मुनासिब नहीं समझा। वो अपनी रूह में बोले जा रहे थे।
میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ تمہارا واسطہ ضرور خدا کے کچھ خاص بندوں کے ساتھ رہا ہے جس نے تم نے اس درگاہ میں قدم رکھا تھا، اور پھر کل جب تمہیں مجھ سے باتیں کرتا ہوا وہ شخص بھی دکھائی دیا تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ واقعی تم باقیوں سے مختلف ہو، کچھ خاص ہو۔ آپ نے کل بھی اس شخص کا ذکر کچھ عجیب سے الفاظ میں کیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ آخر کیا بید ہے اس شخص کی پہچان میں؟ آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اصغر صاحب نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ سوچتا ہوں بتا ہی دوں، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میری کہانی سن کر تمہارے پاس میرے لیے سوائے نفرت اور حقارت کے اور کچھ نہیں بچے گا، لیکن شاید یہی نفرت، یہی بربادی اور یہی حقارت میرا مقدر ہے۔ اپنا ایمان بیچنے والا شخص کسی ایسی ہی یا شاید اس سے بھی بدتر سلوک کا حقدار ہوتا ہے۔ میں چپ رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آخرکار وہ گرہ کھلنے ہی والی ہے جس نے اصغر صاحب کی شخصیت کو اتنا پراسرار بنا رکھا ہے۔ ہم دونوں درگاہ کے صحن میں نکل آئے، جہاں سردی سے بچنے کے لیے زائرین نے جنگل کی لکڑیوں کو جلا کر شام سے ایک بڑا سالہ اور روشن کر رکھا تھا۔ اب صحن بالکل خالی ہو چکا تھا، لیکن اصغر صاحب نے ایک شاخ کی مدد سے لکڑیوں کی راکھ کو کریدا اور چند مزید تختے انگاروں بھری راکھ میں پھینکے تو پھر سے آگ بھڑک اٹھی اور ہم دونوں بھی اسی الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔ اصغر صاحب نے اپنی یادوں کی راکھ کو بھی اپنی سوچ کی کسی لمبی چھڑی سے کریدا اور پھر دھیرے دھیرے ان کے ماضی کی سلگتی آگ بھی ان کی سوچ کی لکڑیوں کو چٹکانے لگی۔ میری کہانی آج سے ٹھیک 1 سال پہلے دسمبر کسی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میری زندگی میں کوئی فسانہ، کوئی کہانی نہیں تھی۔ میں ایک عام سینئر کلرک کی بوسیدہ اور ٹیچر سی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بہت بڑے شہر کے ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں اپنی لڑاکا بیوی اور 4 بدتمیز بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ بڑے شہروں کے ان ڈربا نما فلیٹوں میں ہم 6 بندے کس طرح گزارا کرتے ہوں گے۔ میرے دونوں بیٹے ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ بڑا کئی سال کی مسلسل کوشش کے بعد گریجویشن تو پاس کر چکا تھا، مگر کم نمبروں کی وجہ سے شہر بھر میں جوتے چٹکاتا پھرتا تھا، اور پھر چھوٹے نے تو BA میں ایک مرتبہ فیل ہونے کے بعد کتابوں سے ناتا ہی توڑ لیا تھا۔ دونوں بیٹیاں بھی دن بھر سوائے فیشن میگزین پڑھنے یا کیبل پر فلمیں دیکھنے کے علاوہ اور کچھ خاص نہیں کرتی تھیں۔ بڑی بیٹی نے البتہ یونیورسٹی کے بعد کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی، جبکہ چھوٹی 12ویں کا امتحان پاس کرتے ہی کسی شہزادے کے انتظار میں دن بھر میک اپ کورسز پر اپنا دھیان لگائے رکھتی تھی۔ دراصل بچے ہمیشہ ماں میں اپنا آئیڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ماں ہی کو فالو کرتے ہیں، اور میرے بچوں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ لڑتے، جھگڑتے، تانے دیتے اور گلے شکوے کرتے ہی دیکھا تھا، لہٰذا قدرتی طور پر ان کے دل سے میری عزت جاتی رہی تھی، اور رفتہ رفتہ وہ دکھاوے کے لحاظ اور شرم و حیا سے بھی رہ چکے تھے، اور اب ترکی بترکی مجھے جواب دینے لگے تھے۔ شاید اس میں میری بیوی کا بھی اتنا قصور نہیں تھا، میں زندگی میں کبھی کوئی آسائش انہیں مہیا نہیں کر پایا تھا۔ ایک سینئر کلرک کی تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے، اور پھر اوپر سے مہنگائی کا یہ طوفان۔ تنخواہ سے زیادہ تو بجلی اور گیس کے بل ہر ماہ سینے پر مونگ تلنے کے لیے آ پہنچتے تھے۔ ایسے میں ننگا نہائے کیا اور نچوڑے کیا۔ میں کبھی ضرورت کے مطابق بھی پیسے گھر نہیں لا پایا تھا، تو پھر تفریح، پکنک یا سینما کی بات ہی کرنا فضول تھی۔ میرے بچے اور بیوی ساری عمر پیٹ پر کھانے کو ہی ترستے رہے۔ بیٹی نے نوکری کی تو بیوی کا ہاتھ کچھ کھلا، لیکن یہ بھی میرے لیے مزید ایک تانے کا سبب بن گیا کہ ہاں بھائی، اب تو بیٹی کی کمائی کا ہی آسرا ہے۔ اپنی ساری نوکری میں مجھے کلرکی کے لیے شعبے بھی کچھ ایسے ہی دیے جاتے رہے جہاں رشوت لینے کے موقع بھی کچھ خاص میسر نہیں تھے۔
सच तो ये है कि मुझे ठीक तरह से रिश्वत लेना भी ना आती थी। एक आध मर्तबा किसी से कहलवा कर किसी कमाई वाले सेक्शन में तबादला करवा भी लिया था, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि रिश्वत लेना भी एक फन है, और मैं इस फन से कतई ना बल्द था। मेरे तो हाथ पांव ही फूलने लगते थे, और वो जरा सी रकम पकड़ते वक्त भी मेरा पूरा जिस्म लरसना शुरू कर देता था। लोग न जाने कैसे इतनी बड़ी बड़ी रकमों का बिना डिकार लिए जेब में डालकर हजम भी कर लेते थे। शायद मैं शुरू ही से बुज़दिल था, और रिश्वत लेना या देना मुझ जैसे बुज़दिलों के बस की बात नहीं थी। पिछले 2-4 हफ्तों में ही इस कमाई वाले महकमे के राशि अफसर मेरे आगे हाथ पांव जोड़ना शुरू कर देते थे कि बस हो गया मियाँ, अब यहां से चलते बनो। दरअसल मेरी वजह से ऊपर वालों का लेन देन भी बिगड़ता था, क्योंकि बहुत सी जगहों पर मुझ जैसे क्लर्क ही ऐसे काले धंधों पर पहला दरवाजा होते हैं। यूं मेरे दिन कर्जों की बोझ तले दबे ही गुजर रहे थे। मेरी सुबह का आगाज मेरे सरहाने रखे अलार्म क्लॉक की चीख से होता था, जिसे मेरी बीवी बंद करवा के दूसरी करवट लेकर सो जाती कि ना खुद सोते हो और ना दूसरों को सोने देते हो। मैं कच्ची और बेआराम नींद से थका हारा जागता तो पूरे घर में मुझे कोई एक प्याली चाय का पूछने वाला ना होता। बीवी को तो वैसे ही अपने आराम में खलल पसंद नहीं था। बड़ी बेटी को अपनी नौकरी पर जाने की जल्दी होती। छोटी बेटी कभी खुशकिस्मती से जागी हुई मिल जाती तो वो खुद इस इंतजार में होती कि कोई बावर्ची खाने में जाए तो उसके लिए भी एक कप चाय बना दे। और बेटे तो वैसे ही दिन चढ़े जागने के आदी थे। मुझे हर सुबह 6:30 बजे वाली ट्राम पकड़नी होती थी, क्योंकि इसी सूरत में मैं 2 बसें बदलकर 8:30 बजे दफ्तर पहुंच सकता था। ये तो शुक्र है कि सरकारी दफ्तरों में क्लर्क बादशाह होते हैं और उन्हें एक आधा घंटा लेट पहुंचने पर कोई कुछ नहीं कहता, वरना दफ्तर का असल वक्त तो सुबह 8 बजे का था। दिन भर दफ्तर में झक मारने के बाद और मांगे की चाय पीने के बाद शाम 4 बजे जब मैं वहां से फारिग होता तो मुझे एक और प्राइवेट दफ्तर में 4 से 7 बजे आरजी नौकरी भी भुगतानी होती थी, जो मैंने अपने कर्जे उतारने के लिए कर रखी थी। कुछ डिस्पैच का काम भी होता था या फिर चंद दफ्तरी खत टाइप करना होते थे, लेकिन इस प्राइवेट दफ्तर का बॉस अजीम एक नंबर का खड़ूस शख्स था। मजाल है जो पल भर की देर भी बर्दाश्त कर जाए। और शोमई किस्मत में हमेशा 10-15 मिनट लेट हो ही जाता था, क्योंकि अपने सरकारी दफ्तर से निकलकर मुझे पैदल ही 2 ब्लॉक चलकर उस निजी ऑफिस तक आना होता था। और यूं देर से आने पर रोज ही अजीम मुझे अपनी खूबसूरत लेडी सेक्रेटरी शबाना के सामने जी भरकर बेइज्जत करता था। मुझे इस बेइज्जती की कोई खास परवाह नहीं थी, क्योंकि ये नौकरी मेरी इंतहाई मजबूरी थी। लेकिन इस बेइज्जती के दौरान मुझे शबाना की मौजूदगी बेहद घुलती थी, क्योंकि वो मेरी बेइज्जती के दौरान मुस्तकिल अपना निचला होंठ अपने दांतों तले दबाए एक तंजिया हंसी हंसती रहती थी, और मुझे यूं लगता था कि कोई मुझे सारे बाजार नंगा कर रहा हो। जाने अजीम को इस तरह की औरत के सामने मुझे बेइज्जत करके क्या मिलता था। शायद इस तहरीक के पीछे भी अजीम का कोई इंतकाम ही छुपा हुआ था, क्योंकि मैंने एक दिन गलती से किसी खत की तस्हीह के लिए बिना दस्तक दिए अजीम के दफ्तर का दरवाजा खोल दिया था। और ठीक उसी वक्त अजीम अपनी सेक्रेटरी को अपने पास बिठाए कोई डिक्टेशन दे रहा था। दरवाजा खुलने पर शबाना तो बुखला कर बॉस की गोद से उतर गई, लेकिन अजीम का चढ़ा हुआ पारा फिर कभी नहीं उतरा। उस दिन उसने मुझे जी भर के जलील किया कि दरअसल मैं उसकी जासूसी करता फिरता हूं और मुझे इतने बड़े दफ्तर में काम करने के आदाब भी नहीं आते, और ये कि अगर मैंने बाहर जाकर दफ्तर के दूसरे लोगों के सामने इस वाक़े का जिक्र करने की कोशिश की तो वो मुझे धक्के देकर यहां से बाहर निकाल देगा। वैसे उसे उस वक्त भी ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन फिलहाल उसने शायद ये सोचकर अपने दिल पर पत्थर रख लिया कि मैं यूं फौरन दफ्तर से बेदखल कर दिए जाने पर उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर इस वाक़े की दफ्तर में और बाहर तशरीफ जरूर करूंगा। हालांकि सच तो यह है कि मेरे अंदर इतनी सकत भी नहीं थी। बहरहाल उस दिन के बाद से अजीम का गुस्सा कभी कम नहीं हुआ।
और वो मुझे रोजाना किसी न किसी बहाने शबाना के सामने बेइज्जत जरूर करता। मैं जितनी भी देर से अपने दूसरे दफ्तर पहुंचता, उतने ही वक्त के लिए मुझे दफ्तर के औकात के बाद ओवर टाइम लगाकर अपना काम खत्म करना पड़ता था, क्योंकि अजीम आज का काम कल पर छोड़ने का बिल्कुल कायल नहीं था। लिहाजा मुझसे आमतौर पर शाम 7 बजे वाली आखिरी बस भी छूट जाती थी, जिसके बाद पैदल मार्च करके रात गए घर पहुंचना मेरी मजबूरी बन जाती थी। और रात देर से घर पहुंचने के बाद फिर से वही बीवी के ताने और बच्चों की कड़वी कुसैली बातें कि दिन भर घर से गायब रहते हो, बीवी बच्चों का भी कुछ ख्याल है या नहीं, या बस तुम्हारा फर्ज जन्म देने की हद तक का था। अब बड़े सड़ते रहें, जाने कहां दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। भाई हमने तो ऐसा दफ्तर कभी नहीं देखा ना सुना। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि कहीं से जहर की 4 पुड़ियां लाकर घर वालों के खाने में मिला दूं, ताकि ये रोज रोज का झगड़ा ही निमट जाए। लेकिन यहां भी मेरी वही अजली बुजदली आड़े आ जाती थी। असगर साहब बोलते बोलते चंद लम्हों के लिए खामोश हुए तो मुझे पता चला कि मैं उनकी कहानी में इस कदर खो सा गया था कि मुझे रात के टलने का एहसास भी नहीं हुआ। अभी मैंने ईशा की नमाज भी अदा करनी थी और अपने और असगर साहब के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करना था। वो तो अच्छा हुआ कि शाम को करमदीन की लाई हुई देगों में से कुछ बच गया था। लिहाजा मैंने जल्दी से वही चावल गर्म करके असगर साहब के सामने रखे और खुद ईशा की नमाज अदा करने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। नमाज पढ़कर बाहर निकला तो असगर साहब एक मर्तबा फिर से लकड़ियों के अलाव को दका चुके थे। उनके चेहरे पर आग की लपटों से पड़ती रोशनी में साफ देख सकता था वो अपनी कहानी दोहराते वक्त किस अजियत से गुजर रहे हैं। मैं चुपचाप दोबारा उनके सामने जाकर बैठ गया। उन्होंने बात वहीं से जोड़ी। हाँ तो अब्दुल्ला मियां, मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं जिल्लत भरी जिंदगी का आदी हो चुका था और अपने दिन किसी कोल्लू के बैल की तरह काट रहा था। फिर एक दिन एक और गजब हुआ कि मैंने बस पर चढ़ते हुए घर वापसी के वक्त अपनी बड़ी बेटी लुबना को किसी पक्की उम्र के मर्द के साथ गाड़ी में बैठे देख लिया। और घर आकर मैंने बात पुरस की तो बस मेरी बात करना ही गजब हो गया। सारे घर वाले मुझ पर यूं बरस पड़े जैसे खुद मुझसे कोई गुनाह अजीम सरजद हो गया हो। पता ये चला कि वो साहब उसी स्कूल के मालिक हैं जहां लुबना नौकरी करती थी, और उनका तो अभी मामूल ही बन चुका था कि वो छुट्टी के बाद वापसी पर लुबना को घर ड्रॉप करने आते थे। बेटा बीवी ने मुझे ताना दे दिया कि तुम कभी सारे शाम घर वापस लौटो तो तुम्हें कुछ पता भी हो। बेटों ने सीधी सादी धमकी दे दी कि वो अपनी बहन की जिंदगी का फैसला खुद करेंगे, लिहाजा मुझे इसमें दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। दरअसल वो शख्स पूरे घराने को तोहफे तहाइफ और अपने पैसे के जाल में कुछ यूं फांस चुका था कि अब मेरे घर का कोई फर्द भी उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरन एक बार फिर मुझे चुप साधना पड़ी। लेकिन उस दिन से मेरे वजूद के अंदर खुद अपने लिए ही एक अजीब सी नफरत पलना शुरू हो गई कि आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूं, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। क्या मैं यूं ही उम्र भर खुद अपनों और गैरों के हाथों जलील होता रहूंगा। उस दिन जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने खुदकुशी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझ जैसे नकारा इंसान और नाली के कीड़े जैसी जिंदगी गुजारने वाले शख्स को मर ही जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? खुदकुशी भी तो हिम्मत मांगती है ना। लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं इस वसीदा और जिल्लत भरी जिंदगी का खात्मा करके ही रहूंगा। कब और कैसे का फैसला होना बाकी था। कहां कातिल बदलते हैं, फक्त चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफर है, फासले भी साथ चलते हैं। असगर साहब ने पानी का एक लंबा सा घूंट भरा और अपनी दास्तान जारी रखी। रात खूब भीग चुकी थी और सर्द और खुनक हवा हमारे जिस्मों को चीर कर गुजर रही थी, लेकिन हम दोनों अभी तक उसी अलाव के सामने बैठे हुए थे। तो अब्दुल्ला मियां, मैंने वो रात किस तरह कांटों पर गुजारी ये मैं ही जानता हूं। अगली सुबह फिर वही बीवी की चकचक,
पहले सरकारी दफ्तर देर से पहुंचा और फिर हस्बे मामूल वहां अफसरों के डांट सुनते हुए और अपना काम लेट खत्म करके दूसरे दफ्तर बागम बाग पहुंचा तो पूरे 15 मिनट लेट था। दफ्तर में मेरे वाहिद दोस्त जावेद ने मुझे दफ्तर में घुसते ही बता दिया था कि बॉस अजीम 3 मरतबा मेरा पूछ चुका है। मैं दिल में 1000 खदशे लिए उसके कमरे में पहुंचा तो हस्बे तवक्को शबाना वहीं मौजूद थी और अजीम के साथ खुशखबरियों में मसरूफ थी। मुझे देखते ही अजीम ने तंज किया, आ गए नवाब साहब, इस वक्त आने की जहमत भी क्यों की जनाब ने? आप हुक्म तो करते, हम फाइल्स आपके घर ही भिजवा देते। मैं हिकलाया, वो सर मैं वो दरअसल। अजीम धाड़ा, क्या मैं की रट लगा रखी है? ये वक्त है दफ्तर आने का, आखिर तुम कब सुधरोगे? तनख्वाह लेने वालों की कतार में तुम सबसे आगे खड़े होते हो और काम के लिए आते हुए मौत आती है तुमको। शायद उस दिन अजीम ने मेरी बेइज्जती करने की हर हद को पार करने का सोच रखा था। शबाना उसी तरह लगातार मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी और मेरे तन मन में जैसे आग सी उभरती जा रही थी। उस दिन मुझे पता चला कि कातलों से कत्ल किस लम्हे में सरजद होते होंगे। उस वक्त मेरे जिस्म में इतनी जान होती या मेरे पास कोई चाकू या पिस्टल होता तो मैं जरूर उन दोनों का वहीं खून कर देता। मुझे अजीम ने यह हुक्मनामा भी सादिर किया कि मैं आज पिछले पूरे हफ्ते की फाइल्स और खत निकाल कर ही घर वापस जाऊंगा, वरना अगले दिन मुझे दफ्तर आने की जरूरत नहीं और इन 15 दिनों की तनख्वाह मेरे घर पहुंचा दी जाएगी। मैं इस जलाद के कमरे से निकला और अपनी मेज पर जाकर फाइलों के अंबार में खो गया। जब तक मैंने काम खत्म किया शाम के 7:15 बज चुके थे। दिसंबर की शामें वैसे भी गहरी रातों में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगाती। मैं दफ्तर से निकलकर नीचे बस स्टॉप पर पहुंचा तो हस्बे तवक्को आखिरी बस में निकल चुकी थी। मैंने जेब में हाथ डाला तो 5 रुपए का एक सिक्का निकला। मतलब रिक्शे या टैक्सी की अयाशी तो नामुमकिन थी, लिहाजा मैंने अजीम को दिल ही दिल में गंदी गालियां निकालते हुए पैदल ही घर जाने की ठानी। पैदल मुख्तसर रास्ते इख्तियार करने के बावजूद मेरे घर का फासला दफ्तर से 2 घंटे का था। मैं तंग अंधेरी गलियों और वीरान सड़कों से होता हुआ घर की जानिब रवाना था। मेरे शहर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि ऐसे रास्तों पर दिन में भी चलते हुए लोग खौफ महसूस करते थे। ये तो फिर रात थी, लिहाजा जरा सी आहट पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रास्ते में एक वीरान सा पार्क भी पड़ता था, जिसे मैंने पहले अपनी राह गुजर के लिए मुंतखब ना करने का सोचा, क्योंकि इस पार्क के मुतालिक अजीबो गरीब किस्म की बातें मशहूर थीं। लेकिन फिर जब मैंने इस लंबे रास्ते का सोचा जो पार्क के अंदर से ना गुजरने की सूरत में मुझे तय करना पड़ता, तो खुद ब खुद मेरे थके हुए कदम इस पार्क की टूटी हुई दीवार की जानिब बढ़ गए, जिसे राहगीरों ने अपनी सहूलत के लिए पार्क क्रॉस करने के लिए तोड़ रखा था। पार्क उस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। घास के खुश्क मैदान के बीचों बीच एक बूढ़ा बरगद का पेड़ अपनी हजारों जड़ें जमीन में गाड़े और मैदान के ऊपर पर फैलाए यूं खड़ा था जैसे कोई बुजुर्ग अपनी सारी आल औलाद को अपने दामन में समेटे खड़ा हो। पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ पत्थर का बेंच पड़ा था। जाने क्यों एकदम ही मुझे शदीद थकन का एहसास हुआ और मैंने कुछ पल उसी बेंच पर बैठकर सुस्ताने का फैसला कर लिया। मैंने बेंच पर बैठकर चंद गहरी सांसें ली तो कुछ सुकून का एहसास हुआ। मैंने सर टिकाकर चंद लम्हों के लिए अपनी जलती आंखें मूंद लीं, लेकिन आंखें बंद करते ही एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस बरगद के पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ मुझे अपनी 2 सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रहा हो। मैंने घबराकर जल्दी से आंखें खोल दी, लेकिन पेड़ की शाखें वैसे ही सुनसान पड़ी थीं। मैंने सर झटक कर दोबारा आंखें मूंदी तो फिर वही एहसास छम से मेरी बंद आंखों के पर्दे से उतर आया। लेकिन इस बार आंखें खोलने से पहले एक आवाज भी मेरे जहन के पर्दे से टकराई। कैसे हो असगर? मेरी तो जैसे जान ही निकल गई और मैंने दोबारा जल्दी से आंखें खोल दी, लेकिन पेड़ अब भी वैसे ही तन्हा खड़ा था।
میرے مساموں سے اتنی سردی کے باوجود خوف کے مارے پسینہ نکل آیا اور میں نے وہاں سے بھاگ اٹھنے کی ٹھان لی، لیکن ابھی میں نے اپنا بوجھ اپنے 2 شل بازوؤں پر ڈالا ہی تھا اور میرا جسم ابھی پوری طرح اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ پھر سے وہی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ڈرو نہیں اصغر، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے اپنا دوست ہی سمجھو۔ میں نے خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھا، لیکن تم ہو کون؟ مجھے کھلی آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میرے کانوں میں پھر سے آواز گونجی، میں بند آنکھوں سے بھی صرف انہیں کو نظر آتا ہوں جنہیں آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم زیادہ خوفزدہ نہیں ہو تو میں تمہیں کھلی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہوں، تمہیں بس اپنے حواس قابو میں رکھنے ہوں گے۔ ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ میں وہاں سے سر پر دوڑ لگا دوں، لیکن پھر نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی اور میں نے ہکلاتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے زیادہ ڈرانا نہیں، میں دل کا ذرا کمزور واقع ہوا ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر درخت کی شاخوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ میرے خیال میں اسے کہیں کہیں سے کودنا تھا، لیکن میں اپنے پیچھے سے اس کی آواز سن کر بینچ سے گرتے گرتے بچا۔ اب تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لرزتے دل کے ساتھ پیچھے نظر ڈالی تو کچھ دیر کے لیے میرے اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ ایک نہایت کالا بجنگ شخص جس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں سی تھیں، وہ جس کی جلد کا رنگ ایسا تھا کہ جس کو رات کی سیاہی میں جانچ یا دیکھ پانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک کسی کی کرخت آواز فضا میں گونجی، او بابا، تم اس اندھیرے میں کیا کرتا ہے؟ میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے ڈر کر جھٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے پارک کا پٹھان چوکیدار حیران سا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جہاں ایک لمحہ پہلے وہ شخص کھڑا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں ٹٹولا، لیکن وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ چوکیدار ابھی تک میرے سر پر کھڑا شاید مجھے کوئی مخبوط الحواس سمجھ رہا تھا۔ وہ پھر ڈانٹنے کے انداز میں بولا، او بھائی، تم کون ہو؟ ایسے رات کو درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہو، یہ اچھا نہیں ہوتا مڑا۔ اب میں اس کو کیا بتاتا کہ میری آدھی روح تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے پوچھا، کیا تم نے ابھی یہاں کسی اور شخص کو نہیں دیکھا؟ وہ یہاں میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ چوکیدار نے حیرت سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کون؟ ادھر تو کوئی نہیں تھا۔ ہوچا، ہم اسی لیے بولتا ہے کہ ایسی رات کے وقت ادھر اکیلا مت بیٹھا کرو۔ تم ادھر اکیلا بیٹھا تھا اور جب ہم ادھر آیا تو تم اپنے آپ کے ساتھ بولتا پڑا تھا، گویا میں خود کلامی میں مشغول تھا۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ میں نے اپنا سر جھٹکا۔ شاید کام کے دباؤ نے میرے دل و دماغ پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا اور اب میں جاگتی آنکھوں سے بھی کئی خواب دیکھنے لگا تھا۔ میں یہی سوچتا ہوا وہاں سے اٹھا اور کسی طرح گرتے پڑتے رات کے گھر تک پہنچ گیا۔ شکر ہے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں اس وقت ان کے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور آج کے تمام واقعات پھر سے میرے ذہن میں چلنے لگے۔ کیا واقعی وہ سب میرا وہم تھا یا پھر انہیں سوچوں میں جانے کب مجھے نیند نے آ گھیرا۔ لیکن ابھی شاید میری آنکھ لگے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پھر سے وہی 2 انگارہ آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ خود میرے ہی کمرے میں موجود دیوار میں لگی الماری جو چھت سے ذرا پہلے اپنی لمبائی ختم کرتی تھی، اسی الماری پر وہ شخص بیٹھا مجھے گھور رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے میری نیند ٹوٹی تو میں پسینے سے شرابور تھا، لیکن الماری کے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میرے خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی بلا میرے پیچھے پڑ گئی تھی؟ اور پھر اس جدید دور میں اگر میں کسی کو یہ سب بتاتا تو وہ میرا مذاق ہی اڑاتا۔
मेरी बीवी साथ वाले बिस्तर पर पड़ी खराटे ले रही थी, लेकिन फिर मैं दोबारा सो नहीं पाया। सारी रात यूं ही आंख मचोली जारी रही। मैं जैसे ही आंख बंद करता, मेरी बंद आंखों के पर्दे पर वो होलनाक छवि उतर आती। खुदा खुदा करके सुबह हुई और मैं मुंह अंधेरे ही घर वालों को सोता छोड़कर दफ्तर जा पहुंचा। अभी तक खाकरोब ने पूरी तरह दफ्तर को झाड़ू भी नहीं लगाया था और चपड़ासी ने भी इतनी सुबह मुझे दफ्तर में दाखिल होते देखकर हैरत से अपने कंधे उचकाए। लेकिन इस वक्त मेरी समझ में और कुछ नहीं आ रहा था। मैं वहीं अपनी मेज पर बैठा अपने घटिया ब्रांड के सिगरेट फूंकता रहा। धीरे धीरे लोग दफ्तर आना शुरू हो गए। पर जब मेरा यार मिर्जा दफ्तर में दाखिल हुआ तो मुझे अपने से पहले दफ्तर में पाकर वो तो खुशी और हैरत से ही उछल पड़ा। अबे यार असगर, तू आज सूरज किस तरफ से निकला था? मैंने तो गौर ही नहीं किया। मैंने फौरन मिर्जा का हाथ पकड़ा और उसको एक जानिब ले जाकर कल शाम की सारी रदात सुना दी। कुछ देर तो वो हैरत से मेरी जानिब देखता रहा, फिर यकायक उस पर जैसे हंसी का दौरा ही पड़ गया हो। बड़ी मुश्किल से वो चुप हुआ। मैंने तो सुना था कि इंसान 60 के बाद सटपटाता है, तू तो 40 के बाद ही। वो फिर हंसने लगा। मैं नाराज होकर पलटकर वापस जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अबे यार, नाराज क्यों होता है? दरअसल लोगों का दिमाग तो शादियां करके खराब होता है, लेकिन तुझे तेरी 2 नौकरियों ने पागल कर दिया है। ये सिर्फ ज़हनी दबाव और हर वक्त की सोच के करिश्मे हैं मेरी जान। मैं तो कहता हूँ लानत भेज इस दूसरी नौकरी पर। जिस दिन से तूने इस खबीस अजीम के दफ्तर में नौकरी की है, तेरी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। क्यों अपनी जिंदगी को इतने अजाबों में डाल रखा है? जिस घर और औलाद के लिए तू कर्ज पर कर्ज लेता रहता है, उन्होंने तो कभी आज तक तुझे घास भी नहीं डाली। फिर अपने ऊपर तू ये जुल्म क्यों कर रहा है? मिर्जा कह तो ठीक ही रहा था। इन 2 नौकरियों और कर्ज के चक्कर में मैं खुद गन चक्कर बनता जा रहा था। लेकिन क्या वो सब कुछ जो मेरे साथ बीता सब एक ख्वाब ही था? और क्या कोई ख्वाब इतने लंबे तसलसल से भी देखा जा सकता है? मेरा दिल उसे ख्वाब मानने पर राजी नहीं हो पा रहा था। इसी उधेड़बन में सरकारी दफ्तर का वक्त खत्म हुआ और मुझे फिर से उसी अजियतगाह की जानिब कदम बढ़ाना पड़े, जहां रोजाना मेरी रूह का कत्ल होता था। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से वो जलाद अजीम दफ्तर कुछ देर से पहुंचा और आते ही उसे किसी जरूरी काम के सिलसिले में दोबारा बाहर जाना पड़ गया। मैं अपने अंदर सरे शाम ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। लिहाजा अजीम के दफ्तर से निकलने के बाद मुझसे भी दफ्तर नहीं बैठा गया। मैं दफ्तर से निकला और मेरे कदम खुद ब खुद उसी पार्क की जानिब बढ़ गए। मगरिब का वक्त करीब ही था और बादलों की वजह से आज सरे शाम ही अंधेरा सा छाने लगा था। पता नहीं मैं उस पार्क की जानिब क्यों बढ़ा चला जा रहा था। शायद मैं उस उलझन और उस अजियत को खत्म करना चाहता था, जो उस ख्वाब और हकीकत का सच जानने के लिए मेरे अंदर इस वक्त झेल रहा था। जब मैं पार्क पहुंचा तो अभी वहां इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, जो शाम ढलने से पहले घर वापसी की तैयारी कर रहे थे। मैं चुपचाप जाकर उसी बेंच पर बैठ गया। मैंने इधर उधर देखा और फिर चौकीदार को आसपास ना पाकर मैंने अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने आंखें खोलकर फिर इत्मीनान किया और एक बार फिर से टिकाकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार भी कोई धमाका नहीं हुआ। तो क्या वाकई वो सब मेरा वहम ही था? मैंने थक कर आंखें खोल दी। फिर अचानक मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया। कल जब मैं यहाँ आया था तो मगरिब के बाद का अंधेरा छा चुका था, जबकि इस वक्त अच्छी खासी रोशनी बाकी थी। मैंने उठते उठते घर वापसी का इरादा तर्क कर दिया। जब यहां तक आ ही गया हूं तो आज अपना शक पूरा करके ही घर जाऊंगा। मैंने टहल कर पार्क का एक चक्कर लगाया और शायद वो मेरा तीसरा चक्कर था
جب مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔